गांधी ने क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था। देखिए ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी आपके एग्ज़ाम में पूछती है, ठीक है। कुछ तो कॉन्सेप्टुअल प्रश्न होते हैं और कुछ जो है कि आपके फैक्ट टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की जो असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था या छेड़ने का फैसला लिया था, या कौन सा आंदोलन जो है कि चलाया था क्रिप्स मिशन जब असफल हुआ था, ठीक है। तो क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या खेड़ा सत्याग्रह था, या भारत छोड़ो आंदोलन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, महात्मा गांधी जी जब क्रिप्स मिशन का जो असफलता मिली थी उसमें जो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कि छेड़ने का फैसला लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रश्न को कि ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए ये आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है। देखिए भारत छोड़ो, देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। कौन सा आंदोलन था? तो अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पे बनाया गया था और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो फैक्ट बढ़िया है, हम लोग उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और मैं उन्हीं चीज़ों को जो है कि प्रश्न में जो है कि प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने किसके साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से दी गई हैं, सिलेबस से बाहर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी TRE 1 में ही बोल दिया था, उनके चेयरमैन जो थे उन्होंने बोल दिया था कि आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको जो है कि बेसिक NCERT और SCERT और अपने जो है कि स्तर तक ही बुक को पढ़ना है। जैसे आप PRT और 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग 6 से 10 तक पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इन तीनों सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैं उनका एनालिसिस करवाया, प्रूफ के साथ में भी दिखाया कि ये प्रश्न आपके NCERT के इस चैप्टर से, SCERT के इस चैप्टर से आया है, ठीक है। तो अगर जो है कि 3 एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो गए और तीनों में आपके प्रश्न वहीं से बने हैं तो ये क्लियर है फ्रेंड्स कि आपको TRE 4.0 के लिए आपको NCERT और SCERT पढ़ना ही बेहतर होगा, ठीक है। देखिए 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने किसके साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो वो कौन से युवा दल थे, इनको आपको जो है कि बताना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें सेवा दल और तूफानी दल, इन दोनों दल के साथ मिलकर 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ युवा सेवा दल और तूफानी दलों के साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक से अधिक जो है कि आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए 17/1943। देखिए NCERT और SCERT की खास बात ये है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, जो घटना महत्वपूर्ण होती है, उसको फ्रेंड्स हाईलाइट करके या तो पिंक में दे देगा या तो ग्रीन में दे देगा, या तो उसमें लिखा रहता है कि क्या आप जानते हैं, और जो उसमें चीज़ें दी गई रहती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। देखिए 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों, देखिए सेवा दलों तथा तूफानी दलों के साथ मिलकर प्रति सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में
बन सकता है और यहाँ से हमने भी प्रश्न को बनाया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, यानी कि कौन से वो नेता थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी पूछती है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। क्या वो मोहम्मद अली थे, क्या वो महात्मा गांधी थे, क्या वो शौकत अली थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कि खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ये जो है कि दोनों जुड़े थे, और ये जो है कि खिलाफत जो आंदोलन था इसमें जो है कि महात्मा गांधी का भी सहयोग था। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो है कि आपका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए आपको जो है कि बीपीएससी का ये जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई होता है, ये ऐसे दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपको आसान प्रश्न भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया था। तो देखिए यहाँ से जो चीज़ें बनाई गई हैं, यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था। तो देखिए यहाँ से खिलाफत आंदोलन 1919 1920 देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनाया गया था और आ भी सकता है। ठीक है, और देखिए इसमें गांधी जी का भी सहयोग था। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश भी की थी। किसको? तो खिलाफत आंदोलन को। तो यहाँ से प्रश्न बनाया गया था। अब देख सकते हैं आगे फ्रेंड्स हम लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब महात्मा गांधी को कौन से जज ने सज़ा सुनाई थी। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जब गिरफ्तार किए गए थे तो इनको सज़ा मिली थी, तो वो कौन सा जज था जो सज़ा जो है कि सुनाया था। ठीक है, तो क्या वो जस्टिस बीबर थे, या बोर्नाल्ड फ्रिक थे, या ब्रूमफील्ड थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो जो है कि जज थे कौन? ब्रूमफील्ड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ से देखिए स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड थे, ने उन्हें सज़ा सुनाते हुए समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ से प्रश्न को बनाया था। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे यहाँ से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी को किसकी घोषणा की। यानी कि गांधी जी जो है कि 26 जनवरी जो 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके तुरंत बाद गांधी जी ने किसकी घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके बाद जो है कि तुरंत महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की घोषणा की थी। ठीक है, तो नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए दांडी मार्च, दांडी यात्रा, देखिए दांडी मार्च 1930। देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश शासन के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि जो है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव जो है कि किसके आग्रह पर कांग्रेस ने पारित किया था। क्या वो महात्मा गांधी जी थे, या मोतीलाल नेहरू थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए वो महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे हम लोग यहाँ से देखिए ये प्रश्न बनाया गया था, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है आपके एग्जाम में। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे यहाँ से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। देखिए इससे दो प्रश्न पूछता है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे और उनकी उम्र क्या थी। तो ये एक प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, तो ये जानकारी बेसिक थी, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ से। देखिए ये आपकी जो है कि काल रेखा है और इसमें देखिए 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 17 में चंपारण आंदोलन, 18 में खेड़ा गुजरात आंदोलन, 19 में रॉलेट सत्याग्रह, 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 21 में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन, 28 में बारदोली में किसान आंदोलन, 29 में लाहौर अधिवेशन दिसंबर में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कांग्रेस का लक्ष्य यही था कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और 1930 में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या दांडी यात्रा इसको कहते हैं। 31 में गांधी इरविन समझौता दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और देखिए 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन। और 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। और 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, कब, अगस्त में। और देखिए 46 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। तो ये आपकी काल रेखा थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा जो विश्व युद्ध था ये आपका जो है कि सितंबर 1939 में हुआ था। ठीक है, तो ये सितंबर 1939 ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछ सकता है और यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। और यहाँ से देखिए इस विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए आगे, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसने लिखा है। तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण कथन है और एनसीईआरटी में इन कथनों का जो है कि बढ़िया तरीके से वर्णन भी। ठीक है, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसने लिखा था। क्या वो वैलेंटाइन सिरोल था या मोहम्मद अली जिन्ना या विलिंगडन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो विलिंगडन थे। इनका कथन क्या था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह विलिंगडन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं ये कथन कहाँ पर कहा गया है। तो देखिए विलिंगडन ने लिखा था, देखिए अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे गांधी जी को भगवान मान बैठी है। तो ये विलिंगडन का कथन था। ठीक है, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी। क्या वो कांग्रेस साम्यवादी पार्टी थी, क्या वो मुस्लिम लीग पार्टी थी, क्या वो लेबर पार्टी थी, क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग 1945 में ब्रिटेन में जो है कि लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं,
यहाँ पर आप लोग जो है कि देख पा रहे होंगे 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी क्लास 8th के NCERT में भी ये जो है कि लाइन दी गई है। ठीक है, तो नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या वो BH पोलक थे या BN हंट थे या WS सीटन कार थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटन कार थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनके जो है कि नाम भी बहुत जो है कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये आपके जो है कि क्लास 8th की SCERT देखिए अतीत 3 के नाम से आती है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, देखिए 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। देखिए WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से बिरसा मुंडा के समर्थकों में इलाके की दूसरी आदिवासी जनजातियाँ कौन थी? यानी कि फ्रेंड्स ये जो बिरसा मुंडा था, ये बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था, इसके समर्थन में जो है कि इलाके की दूसरी और कौन सी आदिवासी जनजातियाँ शामिल थी? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, इसमें संथाल भी है शामिल और उरांव भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के समर्थकों में इलाके की दूसरी आदिवासी जनजाति कौन थी? तो संथाल और उरांव थी। ये दोनों जो है कि आपका सही है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे इस प्रश्न को। देखिए ये क्लास 8th की ये क्लास 8th की NCERT में ये दिया गया। देखिए बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो ये लाइन भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और देख सकते हैं आगे, माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए ये जो माझा प्रवास नामक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट जो है कि गोडसे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। तो ये प्रश्न देखिए आपकी जो है कि क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री में दिया गया। देखिए यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित माझा प्रवास। देखिए कितना बेसिक प्रश्न यहाँ से। और ये आपको जो देखिए फ्रेंड्स अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया है, सिलेबस से बाहर ही कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल NCERT और SCERT बुक को फॉलो करना है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग और मैथ पे बढ़िया तरीके से अपनी कमांड को बनाना है। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो बढ़िया तरीके से आप जो है कि करेंट अफेयर्स 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़िएगा। आपका फ्रेंड्स आराम से जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले जो है कि 2 या 3 महीने में भी सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से किसने पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? यानी कि पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किन लोगों ने या कौन खोले थे? क्या भोपाल की बेगमों के द्वारा खोला गया था, या पंडिता रमाबाई या ताराबाई शिंदे, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल जो है कि बेगम रुकैया हुसैन, देखिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, ये जो है कि पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए
ये देखिए, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले थे। तो भोपाल की बेगमों की बात की जाएगी तो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले थे। और देखिए, बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कोलकाता में, देखिए, जिन्होंने कोलकाता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बन सकता है। ये क्लास 8वीं की NCERT, ठीक है, NCERT की बुक है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं आगे, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। देखिए, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो यंग बंगाल के संस्थापक फ्रेंड्स हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि क्लास 8th की NCERT बुक में दिया गया है। देखिए, डेरोजियो एवं यंग बंगाल, देखिए 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे, ठीक है। उसने शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो डेरोजियो थे। उनका पूरा नाम तक क्या था, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा सही था, एक बार और देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम सही बोलते हैं और गलत टिक हो जाता है, तो आप जो है कि इस पर ध्यान दीजिएगा। और बढ़िया बात यह है फ्रेंड्स कि आपको जब हम NCERT और SCERT में दिखाते हैं जो जहाँ से प्रश्न बनाए रहते थे, तो वहाँ से आप जो है कि वहाँ से आपका गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, तो पहला हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि ये देखिए, TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि बिहार SCERT ज्योग्राफी में ये आपका प्रश्न दिया गया है। देखिए, ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। तो फ्रेंड्स कितना आगे है, क्या 5.5 घंटा या 2 घंटे या 45 मिनट या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि आपका ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST, ये जो है कि आपका 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और ये सारे प्रश्न टॉप लेवल के हैं जो कि आपके SCERT में दिए गए हैं, बिहार SCERT में, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर ये आपके जो है कि SCERT में दिया गया है। देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। देखिए, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटा आगे है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा सकता है, आप जो है कि यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न है जो कि आपका TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि प्रूफ के साथ में भी देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके NCERT और SCERT से ही पूछे गए हैं। देखिए, ये जो है कि 43 नंबर का प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था, ग्रीनविच मध्य समय भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, कौन सी रेखा भारत को बीचों बीच से निकलती है, यानी कि वो कौन सी रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, या वो कौन सी रेखा है जो भारत को जो है कि 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या वो मकर रेखा है, क्या वो 23.5 उत्तरी अक्षांश वो रेखा है, या कर्क रेखा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि ये है आपका जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को जो है कि 2 बराबर भागों में बांटती है या बीचों बीच से निकलती है, तो ये भी सही है। और ये 23.5 अंश यानी कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश
इसी को जो है कि हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो है कि सी, ये दोनों जो है कि सेम है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि इन सभी चीज़ों का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो जब आप बाद में जब आप अपनी प्लेलिस्ट मतलब आप जब आप उस गैलरी को खोलेंगे स्क्रीनशॉट वाले में, तो आप जो है कि ये जितने भी आज मैं 15 प्रश्नों को करवा रहा हूँ, इन सभी 15 प्रश्नों को आप 1 या 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा फ्रेंड्स आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका प्रश्न का आंसर क्या है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका जो है कि राइट आंसर है। अब देखिए कैसे राइट आंसर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न है, और यहाँ से देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार और केरल से नहीं गुजरती है। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो जाता है। और झारखंड से गुजरती है, तो इससे जो है कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं 5 ऑप्शंस के साथ में जैसे बीपीएससी चालाकी से प्रश्न को बनाता है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न को बनाता हूं, ताकि फ्रेंड्स अभी आप जो प्रैक्टिस कर लें, तो आपको कैसे सही होते हैं, कैसे गलत होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अंदाज़ा आपको लग जाए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए सार्क का पूर्ण नाम क्या है? अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ पर सर फुल फॉर्म क्यों लाए हैं प्रैक्टिस में? तो ये भी आपका जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। क्लास भी बता दें तो क्लास 9th में दिया गया है, ठीक है। और देखिए सार्क का पूर्ण नाम क्या है? तो सार्क का फ्रेंड्स पूर्ण नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है कि सार्क का पूर्ण नाम है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। सबसे पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। और एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इन सभी तीनों ऑप्शंस को आपको याद रखना होता है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न यहीं पे घुमाता है। आसान से प्रश्न को अगर घुमा देगा, तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिएगा सार्क का सदस्य जो है कि चीन देश नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये जो है कि सार्क देश चीन जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है कि ये आपका सार्क का फुल फॉर्म दिया गया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। और देखिए सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान। ये सभी सार्क के सदस्य हैं। तो यहीं से जो है कि आपका प्रश्न जो है कि यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ पे इसमें से जो है कि नेपाल और बांग्लादेश सार्क के सदस्य हैं, सदस्य यहाँ पे हैं, और ये जो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि इसको याद रखिएगा।
अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात हो, जो है कि तूफान हो, बाढ़ हो, जहाँ पर भी ये भयंकर जो है कि आया गया है, तो उस तिथि को और उस राज्य को आपको याद रखना पड़ता है। और इसका जिक्र जो है कि आपके जैसे बुर्ज में जो आया था चक्रवाती तूफान, तो उसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जो 2001 में आया था। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, जहां पर फ्रेंड्स अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तिथि को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये आपके एससीईआरटी, बिहार के एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से 7वां प्रश्न हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्या पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, कि 5वां स्थान है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए दोनों प्रश्न आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने नहीं दिखाया था। 18 अगस्त नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, तो 18 अगस्त 2008 को। और ये जो है कि तिथि आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका जो है कि उद्गम नेपाल में है। ठीक है, दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। और देखिए नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ये फ्रेंड्स आपको तिथि याद रखनी है क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी में बुक में दिया गया है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। और यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का स्थान जो है कि 5वां है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि भारत का क्षेत्रफल जो है कि संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये फ्रेंड्स जो भारत का क्षेत्रफल है, ये कुल जो है कि संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2 जो है कि 2.4% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2.4% किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए ये दोनों प्रश्न जो है कि यहाँ से बनाया गया है। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो देखिए एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर दिया गया है 2.4%। ठीक है, तो ये 2.4% आप याद रखिएगा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कि ब्राज़ील का स्थान यहाँ पे 5वां है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत का 7वां है, ये भी याद रखिएगा। और रूस का पहला है, ये भी याद रखिएगा। चीन का तीसरा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स स्थल भारत की जो स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ये भी डाटा आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, या 2 बार काटती है, या 2 बार गुजरती है। ठीक है, तो भारत की नदियों में जो है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी माही नदी है। ठीक है, माही नदी फ्रेंड्स आपकी वो नदी है
जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है या दो बार जो है कि पार करती है या दो बार काटती है। ठीक है, तो आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। और देखिए ये जो है कि आपके जो है कि दिया गया, देखिए माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। तो एग्जैक्ट जो है कि आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, ये जो है कि देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और ये कच्छ कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ की बात हो रही है। ठीक है, कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो देखिए ग्रीनविच समय, भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा ये आगे है, वो आपको याद रखना ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी महत्वपूर्ण है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने का अंतर है। तो ये जो है कि अंतर फ्रेंड्स 2 घंटे का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। देखिए भारत की मानक देशांतर समय रेखा का मान कितना है, यानी कि जो भारत की मानक देशांतर समय रेखा है वो कितना है। क्या 22.5 अंश 30 मिनट है, 81 अंश 30 मिनट है, कि 37 अंश 30 मिनट है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की मानक देशांतर समय रेखा का मान 82 अंश 30 मिनट है, एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। और ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से बनाए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय मान में कितने का अंतर है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय मान में देखिए 2 घंटे का अंतर है। एक यहाँ से प्रश्न बनाया गया है और ये देखिए एक यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 अंश 30 मिनट मतलब 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए 1 अंश देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, जो मैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में बताया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ है, तो उस रेखा का नाम क्या है जो दो बराबर दो भागों में बांट देती है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कमेंट करके बताइए। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, या इंदिरा पॉइंट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा की बात करेंगे तो ये है फ्रेंड्स आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न है, दोनों को एक ही साथ दिखा दूंगा क्योंकि दोनों एक ही पेज पे है। भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं। ठीक है, तो 13 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। ये भारत और जो है कि पाकिस्तान की है और ये जो है कि किसकी है, तो भारत और चीन की है। तो इसका जो है कि भारत और चीन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पर जो हाईलाइट वाला चीज़ है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो हाईलाइट वाली चीज़ है देखिए, भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो ये मैकमोहन रेखा है किसकी, भारत और चीन की। और थोड़ा सा अगर नीचे आप इसको भी अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ से आप जो है कि हाईलाइटेड पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन करके या रिवीजन कर लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स भारत का दक्षिणतम बिंदु जो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है। तो यही पूछा जा रहा है प्रश्न में कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पर स्थित है, क्या हिंद महासागर में स्थित है,
द्वीपीय पिट्टी में स्थित है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये आपका जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जो है कि आपका ये 9 to 10th में ये ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये स्थिति एवं विस्तार में यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये यहाँ से प्रश्न आपके बने थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो देखिएगा ये यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली जनगणना की बात की जाएगी तो वो अलग है, और ये भारत में संपूर्ण जनगणना की बात की जाएगी तो वो अलग है। तो 15 का जो है कि राइट आंसर क्या है? 1872 या 1881 या 2011, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, ये संपूर्ण आप याद रखिएगा, संपूर्ण की बात की जाएगी तो आपको क्या याद रखना है? 1881। देखिए ये संपूर्ण जनगणना आपकी जो है कि 1881 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है कि जनगणना के बारे में आपके ज्योग्राफी में दिया गया है। देखिए यहाँ से एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक जनगणना को जनगणना कहते हैं। और यहाँ से देखिए भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872, लेकिन सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, और 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, और 2011 के बाद 21 में होनी थी लेकिन नहीं हुई। 22 भी क्रॉस, 23 भी क्रॉस, 24 भी क्रॉस, और 25 में देखिए होता है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872, और सन जो है कि 1881 में संपूर्ण जनगणना 1881। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा क्या है? शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो ये जो है कि प्रश्न हमारा बन रहा है कि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग फालतू चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? क्या 443 केल्विन होता है, या 273 केल्विन होता है, या 290 केल्विन होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो शुद्ध एथेनॉइक अम्ल होता है, इसका जो है कि गलनांक होता है 290 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 290 केल्विन होता है शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक। देखिए यहाँ से ये चीज़ें आपकी जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में देखिए ये क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से ये बनाया गया है प्रश्न। देखिए एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, देखिए इसका जो है देखिए एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो एक जानकारी यहाँ से आपको मिली। और यह देखिए यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। और ये देखिए एसिटिक अम्ल के 3 या 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। और फ्रेंड्स अगर 290 केल्विन आपके जो है कि ऑप्शन में न हो तो देखिएगा कितना होता है? 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो है कि सेल्सियस में कितना होता है? 16.6 जो है कि डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात करेंगे तो 290 जो है कि केल्विन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। और देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों
के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपने जो है कि देखा था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बढ़िया प्रश्न है और आपके जो है कि एनसीईआरटी में और एससीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है। देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या एमिलेज या लाइपेज या न्यूक्लियस या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में जो है कि एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एमिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ से देखिए टाइलिन, ठीक है, इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, यहाँ से टाइलिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया। देखिए, छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। देखिए, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न बन रहा है। और इसी एमिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ से ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है। क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या साइटोप्लाज्म में होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। और यहाँ से देखिए, पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। देखिए, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। और देखिए, यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है तथा दूसरा उत्पाद क्या होता है, तो दूसरा उस उत्पाद इसमें जल होता है, ठीक है। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरीसृप जैसे जंतुओं में किस प्रकार का हृदय होता है। तो ये भी चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए, सरीसृप जैसे जंतुओं में किस प्रकार का हृदय होता है। क्या 2 कोष्ठी हृदय होता है सरीसृप में, या 4 कोष्ठी, या 3 कोष्ठी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो सरीसृप जंतु होते हैं इनका जो है कि हृदय होता है 3 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपका कहाँ से बनाया गया है। देखिए, ये सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ समय तक मिलाना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर देखिए, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो मछली में 2 कोष्ठ होता है और जो सरीसृप जंतु होते हैं इनमें जो है कि 3 कोष्ठी हृदय होता है। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र को रक्तदाब निम्नलिखित में से किस यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है। क्या स्टेथोस्कोप से, या स्फाइग्मोमैनोमीटर से, या वोल्ट मीटर से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो रक्तदाब होता है इसको हम लोग मापते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे देखिए, स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से
रक्त दाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब की ओर अति तनाव भी कहते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट जाती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। तो यहाँ से जो है कि ये आपका प्रश्न था। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में भ्रमण करता है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। तो देखिए, क्या जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में भ्रमण करता है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। तो ये क्या लसिका है या ऑक्सीजन है या प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य होता क्या है प्लेटलेट्स कोशिकाओं का? तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स कोशिकाओं का कार्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, देखिए यहाँ से देखिए, इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्रकृति के रूप में कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि ये जो वृक्क है ये एक तंत्र का भाग है और ये किससे संबंधित है? क्या पोषण से संबंधित है वृक्क, या श्वसन से, या परिवहन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो वृक्क है ये आपका जो है कि उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ये उत्सर्जन से संबंधित है और उत्सर्जन आपका देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से आप जो है कि ई को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वृक्क एक जो है कि उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, देखिए मानव में उत्सर्जन, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे मानव में उत्सर्जन। देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, देखिए वृक्क एक मूत्रवाहिनी एवं मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। और देखिए वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है एवं मूत्राशय में हो आ जाता है और यहाँ पे देखिए तब यहाँ एकत्र रहता है, तब मूत्र मार्ग से यह निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए यूरिक अम्ल, ये देखिए यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं और यहीं से जो है कि आपका निकलता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि फ्रेंड्स स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्वपोषण, तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं क्रमशः संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि स्वपोषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये सभी जो है कि आवश्यक हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर पर प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स मटर पर प्रयोग जो है कि आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है।
उस चैप्टर का नाम क्या है, आनुवांशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल ये मटर पर जो है कि प्रयोग किए थे। और देखिए यहाँ से देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में भी दिया गया है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, और यहाँ से देखिए मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो ये जो है कि मटर पर प्रयोग जो है कि ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है कि पता होना चाहिए कि महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र जो है कि प्राप्त करते हैं। तो माता से जो है कि गुणसूत्र जो है कि हमेशा जो है कि एक्स गुणसूत्र जो है कि प्राप्त करते हैं सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी माता से केवल एक्स ही गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। और देखिए मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। देखिए इनमें संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी में देखिए क्या होता है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक एक जोड़ा जो है कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं, और टोटल जो है कि और संख्या 22 जोड़ी होती है, और एक जोड़ी क्या होती है, लिंग सूत्र कहते हैं, जिसे एक युग्म में जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। और देखिए स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा एक्स दोनों में एक्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र जो है कि एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अतः स्त्रियों में देखिए सबसे पहले स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो है कि वाई वाई गुणसूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था, कहाँ से, देखिए सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो वह लड़की होगी, और जिसे जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके आप जो है कि याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से गोलीय, यहाँ पे यह हम जो है कि टाइपिंग में छूट गया है, यह गोली होगा, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच में ये जो है कि कैसा संबंध होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स आर बराबर, इसको 2f भी कहते हैं, और यहाँ पे f जब इधर आएगा तो r जो है कि r अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि f बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f भी हो सकता है। तो देखिए ये जो है कि f बराबर देखिए r/2, यहाँ पे a भी सही है, और यहाँ पे जो है कि देखिए r बराबर 2f यानी कि b भी हमारा सही है, और ये जो है कि हमारा f बराबर 2r यानी कि ये हमारा गलत है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच में ये संबंध हमारा मिला है, ए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गोलीय, आप फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में कोई संबंध है। देखिए छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये भी अगर आपको पता रहेगा कि गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है, तो ये वक्रता जो त्रिज्या है ये फोकस दूरी की कितनी है,
दोगुनी है। तो यहाँ से ये भी आपका जो है कि बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, वाहनों को सुरक्षित चलाने में उत्तल दर्पणों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? यानी कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वाहनों को सुरक्षित चलाने में, यानी कि जो वाहनों के साइडों में जो दर्पण लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, या उत्तल दर्पण को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए, क्या उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, या उत्तल दर्पण यह छोटी वस्तु को बड़ा बनाते हैं, या उत्तल दर्पण अंदर की तरफ वक्रित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, वाहनों को सुरक्षित चलाने में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नीचे हम लोग देख लेंगे। देखिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग, इससे फ्रेंड्स TRA 3.0 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे, ठीक है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे के जो है कि चित्र को, यानी कि पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए लगाया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्श्वों में लगे होते हैं, ठीक है, तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। देखिए, उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, ठीक है। तो एक आपका ऑप्शन ये था कि वो अंदर की तरफ वक्रित होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है कि क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण जो है कि बाहर की तरफ वक्रित होते हैं। और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो यही जो है कि कारण है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। किसी कांच के बर्तन में किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो पेंसिल किसके कारण हमें टेढ़ी प्रतीत होती है? तो ये जो है कि बढ़िया प्रश्न है, और ये जो है कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। और देखिए, जब फ्रेंड्स, अब देखिए, एक कांच का गिलास होगा, उसमें जो है कि पानी भरा रहेगा, और उसमें जो है कि आप जो कोई भी पेंसिल या पेन जब डालेंगे, तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें पेन या पेंसिल जो डाले रहेंगे वो टेढ़ी हमें प्रतीत होती है। उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण प्रकाश का प्रवर्तन है, या पानी के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? ठीक है, तो ये जो है कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है कि पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए, अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? देखिए, यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अपने दिन पर दिन कुछ अनुभव को दोहराइए। देखिए, यहीं से प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। देखिए, पानी से भरे टैंक अथवा ताल या पोखरे की तली हमें उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये भी एक कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। और देखिए, इसी प्रकार जब मोटा कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच का स्लैब हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और देखिए, किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है। यह वायु तथा पानी के अंतरा पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपर सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ से और भी है। देखिए, यहाँ से देखिए, पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू पार्श्व से देखने पर वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। देखिए, कांच की गिलास में पानी होगा, ठीक है, और उसमें अगर आप नींबू डालेंगे या गेंद डालेंगे तो वो आपको अपने साइज से बड़ी दिखाई प्रतीत होती है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, पेंसिल ये जो है कि टेढ़ी दिखाई देने लगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इतने आपके जो है कि एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी
होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल फ्रेंड्स आपकी 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है, यानी कि दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति में किस प्रकार का दोष होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति दूर रखी वस्तु को देख लेता है और पास रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है स्पष्ट रूप से, तो ये जो है कि इस व्यक्ति में किस प्रकार का दोष है। ठीक है, क्या निकट दृष्टि दोष है, या जरा दृष्टि दोष है, या दूर दृष्टि दोष है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आप याद रखिएगा उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु उसको दिखाई देगी लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख ले रहा है, यानी कि दूर की देख ले रहा है और पास की नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूर की देख लेगा तो दूर दृष्टि होगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो ये निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा जो है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और ये देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए क्या, अवतल लेंस। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए निकट दृष्टि दोष था और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। और देखिए दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो यही जो है कि प्रश्न में बना था कि देखिए कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। और